सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइस, आप लोगों के लिए हमारा एनटीपीसी 2024 का जीके जीएस का प्रीवियस ईयर सेट लेके आऊँ गाइस, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप सभी स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करिए एंड कोशिश करिए नोट बनाने का, क्योंकि गाइस नोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो प्लीज़ आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि नोट बनाइए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रिवीजन करना, ठीक है? तो रिवीजन आप तभी कर पाएंगे जब खुद से आप चीज़ों को नोट करें और उस चीज़ों को आप ज़रूर नोट करिए जो चीज़ आपको नहीं पता है। तो नोट करिए एंड रिवीजन करिए, ये किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है गाइस। तो प्लीज़ आप सभी नोट बनाया करिए। तो चलिए इस आरआरबी एनटीपीसी 2024 के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर सेट को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा आरआरबी एनटीपीसी का जो सेट चलेगा गाइस, वो हमारा जो है सेट 57 चलेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? आज के आरआरबी एनटीपीसी का कौन सा सेट चलेगा? सेट 57 चलेगा। तो चलिए आज के सेशन का पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप कब आयोजित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस। तो बताइए कि पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप जो आयोजित किया गया था, ये कब आयोजित किया गया था? तो आपके ऑप्शन है 1930 में आयोजित किया गया था, ये ऑप्शन बी 1931 में, ऑप्शन सी 1940 में, या ऑप्शन डी 1932 में। सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप जो आयोजित किया गया था वो 1930 में आयोजित किया गया था। और याद रखिएगा कि ये जो है ये कहाँ आयोजित किया गया था गाइस? तो याद रखिएगा, ये जो है सबसे पहले अगर हम बात करें कि 1930 में जो है ये कहाँ आयोजित किया गया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है उरुग्वे में किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो है ये कहाँ किया गया था? उरुग्वे में किया गया था। और इसमें जो है गाइस याद रखिएगा, उरुग्वे में ही याद रखिएगा इसी टीम की जो है जीत हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और याद रखिएगा इसमें जो है मुकाबला हुआ था, ये किसके किसके बीच हुआ था? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पहला वर्ल्ड कप में जो मुकाबला हुआ था ये किसके बीच हुआ था? तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो है उरुग्वे, और याद रखिएगा और किसके बीच हुआ था गाइस? तो याद रखिएगा उरुग्वे और जो है किसके बीच हुआ था? अर्जेंटीना के बीच, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है, ये किसके बीच हुआ था? उरुग्वे जो है और याद रखिएगा अर्जेंटीना के बीच जो है ये हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? जिसमें जो है ये हार कौन गया था? तो अर्जेंटीना जो है याद रखिएगा जो है ये हार गया था, ठीक है? अर्जेंटीना जो है guys याद रखिएगा ये क्या था? ये हार गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अर्जेंटीना जो है guys याद रखिएगा ये जो है हार गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो उसके बाद अगर हम बात करेंगे गाइस कि ये जो है ये कैसे हारा था, तो याद रखिएगा उरुग्वे ने जो है इसे कैसे हराया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उरुग्वे ने जो है गाइस याद रखिएगा अर्जेंटीना को जो है 4-2 से हराया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, किससे हराया था? 4-2 से जो है हराया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो यहाँ से तो जो है ये इतना कंप्लीट हो गया जो कि आपको याद रखना है। उसके बाद जो है गाइस सबसे इंपॉर्टेंट अब बात करेंगे, जो कि है एक एक करके हर पॉइंट को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गाइस कि यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि फुटबॉल में जो है ये खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है गाइस, आपको ये बताना है। तो बताइए कि फुटबॉल में जो है ये खिलाड़ियों की संख्या जो है ये कितनी होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो अगर हम बात करेंगे कि फुटबॉल में जो है खिलाड़ियों की संख्या जो होती है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि फुटबॉल में जो है ये खिलाड़ियों की संख्या जो है ये कितनी होती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या जो होती है ये 11 होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? उसके बाद गाइस नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप ये याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है, खिलाड़ियों की संख्या जो है बहुत बार पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? उसके बाद जो है गाइस आपसे पूछा जाता है कि ये जो है गाइस याद रखिएगा, ये जो है वर्ल्ड कप जो होता है गाइस याद रखिएगा हर 4 साल में जो है, ये आपको यह ध्यान रखना है कि ये जो है हर 4 साल में जो है याद रखिएगा 4 साल में जो है याद रखिएगा हर 4 साल में जो है ये आयोजित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। हर 4 साल में जो है गाइस याद रखिएगा ये आयोजित होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो है द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था जब, जो कि आपका 1942 और 1946 में जो है ये आयोजित नहीं हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे पहले आप लिख लीजिएगा कि ये जो है हर 4 साल में जो है ये आयोजित होता है, ठीक है? लेकिन जो है ये आपको याद रखना है द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि 1942, और याद रखिएगा 1946 में जो है 1946 में जो है guys याद रखिएगा ये जो है आयोजित नहीं हुआ था। तो प्रश्न बनता है कि ये जो है कब जो है वर्ल्ड कप जो है ये आयोजित नहीं हुआ था। तो याद रखिएगा 1942 और 1946 में जो है ये आयोजित नहीं हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे गाइज, अब सबसे पहले बात करेंगे फुटबॉल के जो गाइज याद रखिएगा मैदान के बारे में, ठीक है? तो गाइज याद रखिएगा फुटबॉल के जो है मैदान की
लंबाई और चौड़ाई जो है पूछता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हम जो है फुटबॉल के मैदान के बारे में बात करेंगे। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं कि फुटबॉल की जो है मैदान की सबसे पहले लंबाई के बारे में बात करेंगे, तो बताइए इसकी जो है लंबाई कितनी है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। फुटबॉल की मैदान की जो लंबाई है ये कितनी है? तो ये 90 से 120 मीटर जो है ये लंबाई है इसकी। इसकी लंबाई जो है ये कितनी है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। 90 से 120 मीटर जो है गाइस, याद रखिएगा इसकी लंबाई है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसकी जो है चौड़ाई कितनी है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम फुटबॉल के मैदान की चौड़ाई के बारे में बात करें गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी जो चौड़ाई है ये कितनी है? तो ये 45 से 91 मीटर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो फुटबॉल मैदान की जो है ये चौड़ाई कितनी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। 45 से 91 मीटर जो है इसकी चौड़ाई है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद याद रखिएगा, गोल पोस्ट की अगर हम बात करेंगे गाइस, जो कि फुटबॉल जो मारते हैं तो जो उसके पोस्ट में जो पहुंचाना होता है, यानी कि उसका गोल पोस्ट जो होता है, इसकी हम गाइस बात करेंगे। इसके जो है लेंथ के बारे में भी बात करेंगे और जो है हाइट के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि वो ऊंचा होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो गोल पोस्ट की अगर हम बात करेंगे गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम गोल पोस्ट की बात करेंगे तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हम इसके जो है गोल पोस्ट के गाइस याद रखिएगा, इसमें भी हम इसके जो है इसमें लंबाई चौड़ाई नहीं याद रखना है, इसमें लंबाई को याद रखना है और जो है गाइस याद रखिएगा इसमें जो है ऊंचाई को याद रखना है, क्योंकि इसका जो गोल पोस्ट होता है ये ऊंचा होता है, तो इसमें ऊंचाई याद रखना है। तो अगर हम बात करते हैं गाइस कि इसकी जो है लंबाई कितनी है गाइस, तो याद रखिएगा 7.32 मीटर जो है इसकी लंबाई है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके गोल पोस्ट की लंबाई कितनी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 7.32 मीटर। और ऊंचाई जो है ये कितनी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 8 फीट जो है इसकी ऊंचाई है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी ऊंचाई कितनी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी ऊंचाई जो है 8 फीट जो है इसकी ऊंचाई है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ से इतना प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना और नोट करते हुए चलिएगा। उसके बाद आपको याद रखना है गाइस, फुटबॉल की जो सबसे बड़ी उच्च संस्था है गाइस, याद रखिएगा, जो कि है फीफा। अगर हम बात करते हैं कि जो फीफा की जो है ये स्थापना कब हुई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो अगर हम बात करते हैं गाइस कि फीफा की जो है ये स्थापना कब हुई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। फीफा की जो स्थापना हुई थी गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, ये कब हुई थी। तो फीफा की स्थापना जो है 1904 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। फीफा की स्थापना जो है ये कब हुई थी गाइस, 1904 में हुई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपको स्टार देके मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसको याद रखिए। उसके बाद गाइस मैच की अवधि की अगर हम बात करेंगे कि फुटबॉल मैच की जो है गाइस, देखिएगा यहाँ पे जो है आपको याद रखना है, मैच की अवधि की बात करेंगे गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। मैच की जो अवधि होती है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कितनी होती है। तो याद रखिएगा, मैच की अवधि जो है 90 मिनट की होती है, ये आपको ध्यान रखना है। मैच की अवधि जो है ये कितने मिनट की होती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 90 मिनट की होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी जो है आपको ध्यान रखना है, जिसमें से अगर आपको बता दूं, तो पहले जो है ये 45 मिनट का गेम होता है और फिर जो है 45 मिनट का होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दो समान अवधि में जो होता है ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें से जो है गाइस याद रखिएगा 15 मिनट का जो है, इसमें से आपको क्या ध्यान रखना है कि 15 मिनट का जो है गाइस याद रखिएगा, ये जो है 15 मिनट का जो है ब्रेक टाइम होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 15 मिनट का जो है ब्रेक टाइम होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे फुटबॉल से रिलेटेड जितना भी चीज था, मैं बहुत सारी चीजों को क्लियर किया हूँ, तो इसको आपको नोट कर लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से चरकुला लोक नृत्य किस राज्य की है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजस्थान की, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश की, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल की, या ऑप्शन डी झारखंड की। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर वो होगा ऑप्शन बी, जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चरकुला लोक नृत्य जो है ये किस राज्य की है, तो ये उत्तर प्रदेश की है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें चरकुला जो है, याद रखिएगा ये जो है ये फेस्टिवल कब होता है guys, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है होली के तीसरे दिन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है कब होता है guys, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है होली के तीसरे दिन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये फेस्टिवल कब होता है, होली के तीसरे दिन होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और पिक्चर में आप जो देख रहे हैं इमेज में, ये है चारकुला लोक नृत्य का जो है ये तस्वीर है, तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे गाइस कि यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो है उत्तर प्रदेश का और कौन कौन सा लोक नृत्य है गाइस, तो यहाँ पे है बहुत सारा लोक नृत्य है जो कि आपको याद रखना है गाइस।
तो सबसे पहले बात करेंगे जो झोड़ा, झोड़ा लोक नृत्य जो है ये किस राज्य की गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। झोड़ा जो है ये उत्तर प्रदेश की, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे कजरी, कजरी जो है ये किस राज्य की लोक कला नृत्य है लिए गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कजरी जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये उत्तर प्रदेश की है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं रासलीला, रासलीला जो है ये किस राज्य की है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। रासलीला जो है ये उत्तर प्रदेश की, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है आपको चारकुला याद ही रखना है, क्योंकि चारकुला जो है ये भी उत्तर प्रदेश का है। उसके बाद अगर हम बात करें गाइस, मयूर नृत्य जो है ये कहाँ का है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। मयूर नृत्य जो है ये कहाँ का है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। मयूर नृत्य जो है ये कहाँ का है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। मयूर नृत्य जो है ये भी जो है ये आपके उत्तर प्रदेश का है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस, तो ये आपका नौटंकी, तो नौटंकी जो है ये भी आपका कहाँ का है, तो याद रखिएगा नौटंकी जो है ये भी आपके उत्तर प्रदेश का है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान का बहुत इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कालबेलिया, कालबेलिया जो है ये सपेरा जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो ये आपको बताना है कि कालबेलिया जो है, याद रखिएगा कालबेलिया जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य कला शैली है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कालबेलिया जो है ये राजस्थान का हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें भवाई लोक नृत्य जो है ये किस राज्य का है, तो याद रखिएगा भवाई जो है ये भी राजस्थान का। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं घूमर, घूमर जो है ये किस राज्य का लोक कला नृत्य शैली है, तो ये भी राजस्थान का है। उसके अलावा अगर हम बात करें राजस्थान का, तो कठपुतली नृत्य जो है ये किस राज्य का है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कठपुतली नृत्य जो है ये किस राज्य का है, तो कठपुतली नृत्य जो है ये भी राजस्थान का है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कठपुतली नृत्य जो है ये किस राज्य का है, तो याद रखिएगा ये राजस्थान का है। उसके अलावा अगर हम आ जाते हैं गाइस पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य कौन कौन सा है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कीर्तन, कीर्तन जो है ये कहाँ का है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कीर्तन जो है ये पश्चिम बंगाल का, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा कीर्तन के बाद आपको याद रखना है जो है आपका हो गया जातरा, जातरा जो है ये कहाँ का हो गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। जातरा जो है ये भी पश्चिम बंगाल का हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस, तो आपका जो हो गया धुनाची, धुनाची जो है ये कहाँ का हो गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। धुनाची जो है ये आपके पश्चिम बंगाल का हो गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके अलावा आ जाते हैं गाइस झारखंड, झारखंड की अगर बात करें तो कौन कौन सा हो गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। झारखंड के लोक नृत्य के बारे में बात करें, तो पाइका, पाइका जो है ये कहाँ का हो गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पाइका जो है गाइस याद रखिएगा ये झारखंड का हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं गाइस झारखंड में, तो आपका हो गया जो कि फगुआ, फगुआ जो है ये कहाँ का हो गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। फगुआ जो है ये आपके झारखंड का हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं गाइस फगुआ के अलावा जो है आपको याद रखना है सोहराई, सोहराई जो है ये कहाँ का है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सोहराई जो है गाइस याद रखिएगा ये कहाँ का है, तो सोहराई जो है ये आपके झारखंड का है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा गाइस याद रखिएगा जो आपको याद रखना है कर्मा, कर्मा जो है ये कहाँ का है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कर्मा जो है ये झारखंड का लोक नृत्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए इल्तुतमिश के द्वारा, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, ऑप्शन सी बलबन के द्वारा, या ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया गया। अगर हम बात करते हैं कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण जो है ये कब करवाया गया था, तो याद रखिएगा कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण जो है याद रखिएगा 1192 से लेकर के 1193 के बीच में हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है, 1192 से लेकर 1193 के बीच में जो है इसका निर्माण हुआ था। उसके अलावा अगर हम बात करें कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने और किसका निर्माण करवाया था, तो ये आपको ध्यान रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। इसके अलावा आपको याद रखना है कुतुब मीनार का निर्माण जो है ये किसने करवाया, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कुतुब मीनार का निर्माण जो है ये आपको ध्यान रखना है कुतुब कुतुब मीनार का निर्माण जो है ये किसने करवाया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुतुब मीनार का निर्माण जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये करवाया। उसके बाद अगर हम बात करें 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये किसने निर्माण करवाया है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये आपको ध्यान रखना है कि 2.5 दिन का झोपड़ा जो है गाइस याद रखिएगा 2.5 दिन का झोपड़ा जो है इसका निर्माण जो है ये किसने करवाया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है गाइस याद रखिएगा
इसका निर्माण भी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुतुब मीनार बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि याद रखिएगा इसे जो है यूनेस्को में शामिल किया गया। मेरा प्रश्न ये है गाइस कि आप लोगों को याद रखना है कि इसे जो है यूनेस्को में कब शामिल किया गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसे जो यूनेस्को में शामिल किया गया 1993 में जो गाइस याद रखिएगा, 1983 में जो गाइस याद रखिएगा, इसे जो है यूनेस्को में जो है गाइस याद रखिएगा 1983 में जो है इसे यूनेस्को में शामिल किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कुतुब मीनार आपको याद रखना है, ठीक है। और याद रखिएगा कुतुब मीनार का निर्माण जो पूर्ण करवाया था वो इल्तुतमिश ने करवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आ जाते हैं गाइस कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। तो गाइस सबसे पहले आपको याद रखना है कि इसे जो है लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। लाख बख्श यानी कि लाखों का दान देने वाला इसे कहा जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसे जो है लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था, ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपको ये याद रखना है गाइस कि ये जो है ये किस वंश से था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है आपके जो है गाइस याद रखिएगा, ये जो है गुलाम वंश से था, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है किस वंश से संबंधित था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, गुलाम वंश से। उसके बाद अगर हम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है कार्यकाल कब से कब तक था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से लेकर गद्दी संभाली थी और 1210 तक, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, इसने 1206 से लेकर 1210 तक जो है इन्होंने गद्दी संभाली है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद कार्यकाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके समय की अगर हम बात करते हैं राजधानी जो थी ये कहाँ थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय की जो है अगर हम राजधानी की बात करें गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय की जो राजधानी थी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कार्यकाल और राजधानी, ठीक है। तो याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के समय की जो राजधानी थी वो लाहौर थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस समय जो है राजधानी कहाँ थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, लाहौर थी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस चौगान खेलते समय जो है इनकी मृत्यु हो गई थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इनकी मृत्यु जो है ये कब हुई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। चौगान जो है गाइस याद रखिएगा, चौगान खेलते समय जो है चौगान यानी कि जिसे पोलो खेल कहते हैं गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो चौगान खेलते समय जो है याद रखिएगा, चौगान खेलते समय जो है गाइस याद रखिएगा, जो है चौगान खेलते समय जो है मृत्यु हो गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, मृत्यु हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि मनुष्य में ऐच्छिक गतियों को नियंत्रित किसके द्वारा होता है, तो बताना है कि ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण जो है ये किसके द्वारा होता है, ठीक है, ऐच्छिक, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है सेरिब्रम, ऑप्शन बी सेरिबेलम, ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस या ऑप्शन डी स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं सेरिब्रम और सेरिबेलम में। और सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ऐच्छिक और अनैच्छिक जो है ये दोनों आपको याद रखना है, यानी कि इनवॉलेंट्री मोमेंट्स और जो है वॉलेंट्री मोमेंट्स, ये आपको ध्यान रखना है। ऐच्छिक को जो है ये कौन सा मोमेंट कहते हैं गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐच्छिक को जो है गाइस याद रखिएगा वॉलेंट्री मोमेंट्स कहते हैं। तो इसमें जो है आपको ये क्लियर होना ही है क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री मोमेंट जो है ये किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं सबसे पहले गाइस कि जो है ये जो है इनवॉलेंट्री मोमेंट्स और इसे जो है क्या कहते हैं, तो सबसे पहले हम वॉलेंट्री मोमेंट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो वॉलेंट्री मोमेंट्स यानी कि ऐच्छिक गतियों का मतलब क्या होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान यानी जो हमारी इच्छा से हो, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जो हमारी इच्छा से हो उसको जो नियंत्रित करता है वो कौन करता है, ये आपको बताना है। तो जो हमारी इच्छा से हो उसे ये वॉलेंट्री कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जो हमारी इच्छा से हो ये आपको ध्यान रखना है, वो जो है गाइस याद रखिएगा उसे हम क्या कहते हैं, वॉलेंट्री कहते हैं। तो जो हमारी इच्छा से हो, तो जैसे में अगर हम बात करेंगे जो हमारी इच्छा से हो कौन कौन सा हो सकता है गाइस, ये आपको बताना है। तो हमारी इच्छा से जो है वो क्या होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हमारी इच्छा से जैसे कि चलते हैं, तो हम याद रखिएगा जैसे चलना जो है ये हमारी इच्छा से होता है। हमारे शरीर में जो चलने की क्रिया होती है हमारी इच्छा से होता है। दौड़ना जो होता है गाइस ये आपको ध्यान रखना है, दौड़ना हो गया। इसके अलावा गाइस याद रखिएगा ये भी हमारी इच्छा से होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें लिखना हो गया, ये भी हमारी इच्छा से होता है। पढ़ना हो गया, ये सब जो है ये सब काम जो है ये किससे होता है, ये हमारी इच्छा से होता है। इसीलिए जो है इसे ऐच्छिक यानी कि वॉलेंट्री गतिविधियां कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करते हैं गाइस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इनवॉलेंट्री, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या बात करेंगे गाइस, तो दूसरा पॉइंट हम क्या बात करेंगे इनवॉलेंट्री के बारे में, यानी कि हम बात करेंगे अब अनैच्छिक के बारे में। तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अनैच्छिक के बारे में अगर हम बात करते हैं गाइस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो अनैच्छिक के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अनैच्छिक गतियों के बारे में हम बात करेंगे गाइस। तो अनैच्छिक गतियों
किसे कहते हैं? तो ये आपको ध्यान रखना है, अनैच्छिक गतियाँ वो होती है जो हमारी इच्छा से ना हो, ठीक है? आपको ध्यान रखना है। ये क्या होता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, अनैच्छिक गतियाँ उसे कहते हैं जो हमारी इच्छा से नहीं हो, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। जो हमारी इच्छा से जो है गाइस, याद रखिएगा, जो हमारी इच्छा से नहीं होता है उसे हम इनवॉलेंट्री कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? जो हमारी इच्छा से नहीं हो, जैसे कि हमारी इच्छा से कौन-कौन सा चीज़ नहीं होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें गाइस, जो हमारी इच्छा से नहीं होता है, तो इसमें अगर हम बात करें दिल का धड़कना जो है ये हमारी इच्छा से होता है? नहीं होता है। तो दिल का धड़कना जो है गाइस, याद रखिएगा, दिल का धड़कना जो है गाइस, याद रखिएगा, ये जो है ये हमारी इच्छा से नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर दूसरी बात करें तो जो है श्वास लेना जो है गाइस, याद रखिएगा, श्वास लेना भी ये हमारी इच्छा से नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। श्वास लेना जो है ये भी हमारी इच्छा से नहीं होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें पाचन जो होता है गाइस, याद रखिएगा, पाचन प्रक्रिया कह लीजिए, पाचन प्रक्रिया जो है गाइस, याद रखिएगा, ये भी हमारी इच्छा से नहीं होता है। तो पाचन प्रक्रिया ले लीजिए। तो गाइस ये सब जो हो गया ये अनैच्छिक क्रिया हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो अब हम बात करेंगे इस दोनों में जो है वो नियंत्रित कौन करता है? तो ऐच्छिक गतियों को जो नियंत्रित करता है वो सेरिब्रम करता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो है अनैच्छिक गतियों को जो नियंत्रित करता है वो कौन करता है? वो सेरिबेलम करता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? उसके बाद गाइस हाइपोथैलेमस की अगर बात करें तो इसको भी नोट कर लीजिएगा कि जो है शरीर के तापमान को जो है कौन नियंत्रित करता है? तो याद रखिएगा, शरीर के तापमान के नियंत्रित करने का कार्य जो है ये किसका है गाइस? तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। शरीर के तापमान को नियंत्रित कौन करता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। शरीर के तापमान को, जैसे कि सर्दी जो हमें लगती है या फिर अभी ठंड का मौसम है तो हमें ठंड लगती है, तो ये सब किसकी वजह से? हाइपोथैलेमस की वजह से, ठीक है? तो शरीर के तापमान को जो है नियंत्रित करता है वो कौन करता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। शरीर के तापमान को संतुलन बनाए रखना जो है ये किसका काम होता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है हाइपोथैलेमस का होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जैतून के तेल में पाया जाता है? तो आपको बताना है जैतून के तेल में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इरोसिक अम्ल, ऑप्शन बी लॉरिक अम्ल, ऑप्शन सी ऑलिक अम्ल या ऑप्शन डी बेंजोइक अम्ल। सो गाइस अगर हम बात करते हैं जैतून के तेल में जो पाया जाता है वो कौन सा अम्ल पाया जाता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है ऑलिक अम्ल जो है ये जैतून के तेल में पाया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैतून के तेल में पाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इरोसिक अम्ल जो है ये किसमें पाया जाता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। सरसों के तेल में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। सरसों के तेल में जो है याद रखिएगा, सरसों के तेल में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। सरसों के तेल में इरोसिक अम्ल पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं लॉरिक अम्ल, लॉरिक अम्ल जो है ये किसमें पाया जाता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। नारियल के तेल में जो है ये कौन सा अम्ल पाया जाता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। नारियल के तेल में जो है याद रखिएगा, नारियल के तेल में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। नारियल के तेल में जो है कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है? लॉरिक अम्ल जो है ये नारियल के तेल में पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? उसके अलावा अगर हम बात करें बेंजोइक अम्ल जो है ये किसमें पाया जाता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। घास में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। घास में जो है बेंजोइक अम्ल पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट लिखा रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो आपका जो है लैक्टिक अम्ल, ठीक है? लैक्टिक अम्ल जो है ये किसमें पाया जाता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं लैक्टिक अम्ल की गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। लैक्टिक अम्ल जो है ये किसमें पाया जाता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। लैक्टिक अम्ल जो पाया जाता है ये जो है दूध दही में जो है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि डेयरी उत्पाद में जो है ये आपको ध्यान रखना है। डेयरी उत्पाद में जो है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। डेयरी उत्पाद में आपका कौन सा हो गया? तो ये आपको ध्यान रखना है। डेयरी उत्पाद में हो गया जैसे कि दूध हो गया आपका। उसके अलावा अगर हम बात करें पनीर हो गया, मक्खन हो गया, ये सब जो हो गया ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं गाइस लैक्टिक अम्ल जो है दूध पनीर मक्खन ये सब जितने भी डेयरी उत्पाद होते हैं उसमें लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं टैनिक अम्ल जो है ये किसमें पाया जाता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। जो लैक्टिक अम्ल है वो दूध दही में पाए जाते हैं, लेकिन जो टैनिक अम्ल है गाइस ये आपको ध्यान रखना है। टैनिक अम्ल जो है ये किसमें पाया जाता है गाइस? ये आपको ध्यान रखना है। टैनिक अम्ल जो पाया जाता है ये किसमें पाया जाता है? तो टैनिक अम्ल जो है ये चाय चाय में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। चाय में जो है टैनिक अम्ल पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है।
रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें जो आपका जो है फॉर्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना। अगर हम बात करें फॉर्मिक अम्ल जो है ये किसमें पाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। फॉर्मिक अम्ल जो पाया जाता है ये किसमें पाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। फॉर्मिक अम्ल जो पाया जाता है ये आपको ध्यान रखना है। चींटी में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चींटी में जो है ये फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें बिच्छू में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बिच्छू में जो है ये जो है गाइस याद रखिएगा, इसमें जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टैनिक अम्ल पाया फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके अलावा गाइस अगर हम बात करते हैं गाइस यहाँ पे जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और याद रखिएगा, जिसमें से जो है लैक्टिक अम्ल हो गया, टैनिक अम्ल हो गया, फॉर्मिक अम्ल हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस सिरका में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सिरका में जो गाइस याद रखिएगा कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल जो है गाइस याद रखिएगा। एसिटिक अम्ल जो है ये किसमें पाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। एसिटिक अम्ल जो पाया जाता है, एसिटिक अम्ल जो है ये किसमें पाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। एसिटिक अम्ल जो है ये आपको ध्यान रखना है। सिरका में जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस आपको याद रखना है अंगूर, अंगूर में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अंगूर की अगर हम बात करें अंगूर में जो है ये कौन सा अम्ल पाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। टॉटरिक अम्ल जो है ये किसमें पाया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि टॉटरिक अम्ल जो है ये किसमें पाया जाता है, तो टॉटरिक अम्ल जो है याद रखिएगा ये किसमें पाया जाता है, तो ये जो है अंगूर में जो है टॉटरिक अम्ल पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको इतना पॉइंट याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है, तो आपके ऑप्शन ऑप्शन है बृहस्पति का, ऑप्शन बी अरुण का, ऑप्शन सी वरुण का, या ऑप्शन डी शनि ग्रह का। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। शनि ग्रह का जो है सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो याद रखिएगा शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह जो है ये टाइटन है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस टाइटन जो है ये सौर मंडल का जो है दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सौर मंडल का गाइस ये आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सौर मंडल का दूसरा जो है गाइस याद रखिएगा, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह जो है गाइस याद रखिएगा, दूसरा जो है गाइस याद रखिएगा, दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह जो है टाइटन है, ये आपको ध्यान रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस याद रखिएगा। सौर मंडल का दूसरे सबसे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा जो है गाइस याद रखिएगा उपग्रह है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, टाइटन। उसके बाद अगर याद रखिएगा दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह जो है टाइटन है, तो अगर हम पहला की बात करें कि पहला जो है गाइस याद रखिएगा दूसरा जो है ये है, तो अगर हम पहला की बात करें कि पहला जो सौर मंडल का जो है गाइस याद रखिएगा सौर मंडल का पहला सबसे बड़ा जो है उपग्रह कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखिएगा। सौर मंडल का पहला सबसे बड़ा उपग्रह जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है वो कौन सा है, तो याद रखिएगा ये जो है याद रखिएगा इसका नाम है गैनीमेड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गैनीमेड जो है गाइस याद रखिएगा, गैनीमेड जो है गाइस याद रखिएगा, ये जो है गैनीमेड जो है गाइस ये उपग्रह है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, लेकिन ये जो है ये किसका उपग्रह है, तो याद रखिएगा ये बृहस्पति का जो है गाइस याद रखिएगा, ये बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह जो है ये कौन सा है, तो याद रखिएगा बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह जो है, जैसे कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह जो है ये जो है टाइटन है, लेकिन ये सौर मंडल में दूसरा सबसे बड़ा है। और बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह जो है ये कौन है, तो बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह जो है ये गैनीमेड है, लेकिन सौर मंडल का भी सबसे बड़ा है। बृहस्पति का भी सबसे बड़ा है और सौर मंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं गाइस कि शनि ग्रह की जो है गाइस याद रखिएगा, शनि ग्रह की जो है ये खोज किसने की है गाइस, ये आपको ध्यान रखना। अगर हम बात करते हैं कि शनि ग्रह की खोज जो है ये किसने और कब की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि शनि ग्रह की खोज जो है ये गैलीलियो ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें कि शनि ग्रह की खोज जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। शनि ग्रह की खोज जो है ये गैलीलियो ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। गैलीलियो जो है गाइस याद रखिएगा, गैलीलियो जो है इन्होंने जो है शनि ग्रह की खोज की। और अगर हम बात करें कि गैलीलियो ने शनि ग्रह की खोज जो है ये कब की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने शनि ग्रह की जो खोज की थी वो 1610 में की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं वरुण का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। वरुण का जो सबसे बड़ा उपग्रह है गाइस ये आपको ध्यान रखना है, ये कौन है, तो वरुण का सबसे बड़ा उपग्रह
ट्राइटन, ठीक है। तो ट्राइटन जो है गाइस याद रखिएगा, ट्राइटन जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये वरुण का सबसे बड़ा उपग्रह है, ये आपको ध्यान रखना है। ट्राइटन जो है गाइस याद रखिएगा, ट्राइटन जो है ये वरुण का सबसे बड़ा उपग्रह है। और अरुण की अगर बात करें, अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह जो है गाइस ये आपको याद रखना है, ये कौन सा है, तो ये है टाइटेनिया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं क्योंकि ये सेम सेम है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो टाइटेनिया जो है गाइस याद रखिएगा, टाइटेनिया जो है ये किसका सबसे बड़ा उपग्रह है, तो ये आपको याद रखना है। अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टाइटेनिया है। और वरुण का सबसे बड़ा उपग्रह ट्राइटन है। और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। और बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह जो है गैनीमेड है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सुल्तान नसीरुद्दीन ने किसे उलू खां की उपाधि दी है, तो आपके ऑप्शन है मोहम्मद तुगलक को, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी को, ऑप्शन सी इल्तुतमिश को, या ऑप्शन डी बलबन को। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन जो है डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुल्तान नसरुद्दीन ने जो है ये बलबन को जो है गाइस याद रखिएगा उलू खां की उपाधि दी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बलबन से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करें, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि बलबन का जो है ये शासनकाल कब से कब तक था, 1265 से लेके गाइस याद रखिएगा, इसका जो शासनकाल था 1265 से लेकर 1287 तक गाइस याद रखिएगा। बलबन का जो शासनकाल था ये 1265 से लेकर जो है गाइस याद रखिएगा 1287 तक जो है ये बलबन का शासनकाल था, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं गाइस, बलबन को जो है गाइस याद रखिएगा उल्लू खां की जो उपाधि है ये सुल्तान नसरुद्दीन ने दी थी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि बलबन का जो है ये वास्तविक नाम क्या था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि बलवन का जो है ये वास्तविक नाम क्या था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बलवन का वास्तविक नाम जो था, ये आपको ध्यान रखना है कि बलवन का जो वास्तविक नाम था, ये आपको ध्यान रखना है। बहाउद्दीन जो है ये बलवन का वास्तविक नाम था, ये आपको ध्यान रखना है। बहाउद्दीन जो है ये बलवन का वास्तविक नाम था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि नौरोज उत्सव जो है ये किसने स्टार्ट किया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। नौरोज उत्सव जो है ये किसने स्टार्ट किया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। नौरोज उत्सव जो है गाइस याद रखिएगा, ये भी जो है बलवन ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है। नौरोज उत्सव जो है ये किसने किया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। नौरोज उत्सव जो है ये बलवन ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं बलवन की, सजदा और सजदा और पावोस जो है ये किसने स्टार्ट किया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सजदा और पावोस जो है ये किसने स्टार्ट किया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सजदा और पावोस जो है गाइस याद रखिएगा, ये आपको ध्यान रखना है किसने स्टार्ट किया था, तो सजदा और पावोस जो है गाइस याद रखिएगा, ये जो है गाइस याद रखिएगा, ये जो है बलवन ने ये स्टार्ट किया था। उसके अलावा अगर हम बात करें लौ एवं रक्त नीति का प्रतिपादन किसने किया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। लौ एवं रक्त नीति का प्रतिपादन जो है ये किसने किया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। लौ एवं रक्त नीति का प्रतिपादन जो है ये किसने किया था, तो लौ एवं रक्त नीति का प्रतिपादन जो किया था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, बलबन ने किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको एक चीज और याद रखना है गाइस कि चालीसा दल को जो है ये किसने समाप्त किया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। चालीसा दल को जो समाप्त किया था गाइस याद रखिएगा, चालीसा दल को जो समाप्त किया था ये किसने किया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। चालीसा दल को जो समाप्त किया था ये बलवन ने ही समाप्त किया था, ये आपको ध्यान रखना है। चालीसा दल को किसने समाप्त किया था, बलवन ने, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि मणिपुरी नृत्य का प्रमुख विषय निम्नलिखित में से कौन है, तो आपके ऑप्शन है भक्ति, ऑप्शन बी युद्ध, ऑप्शन सी साहस, या ऑप्शन डी राष्ट्रभक्ति। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मणिपुरी नृत्य का प्रमुख विषय जो है गाइस याद रखिएगा भक्ति जो है इसका प्रमुख विषय है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं गाइस कि मणिपुरी नृत्य की जो है ये कितनी शैलियां है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। मणिपुरी नृत्य की जो है 3 शैलियां, ये आपको ध्यान रखना है। मणिपुरी नृत्य की जो है ये कितनी शैलियां है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। मणिपुरी नृत्य की जो है 3 शैलियां हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि मणिपुरी नृत्य की 3 शैलियां कौन कौन सी है गाइस, तो सबसे पहले आपको याद रखना है, सबसे पहले आपको याद रखना है लाई हरोबा जो है ये इसकी प्रमुख शैली है, आपको ध्यान रखना है। पहला जो शैली है वो कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है लाई हरोबा हो गया। दूसरा जो है ये आपका कौन सा हो गया गाइस, तो दूसरा जो हो गया लाई हरोबा हो गया। दूसरा जो है ये आपका कौन सा हो गया गाइस, दूसरा जो हो गया ये आपका हो गया रासलीला। दूसरा जो है ये आपको ध्यान रखना है, दूसरा जो है ये आपका कौन सा हो गया, दूसरा जो हो गया गाइस ये आपको ध्यान रखना है रासलीला
हो गया। उसके अलावा तीसरा अगर हम बात करें, तीसरा कौन सा हो गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा जो है ये आपका संकीर्तन हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा जो है ये आपका कौन सा हो गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा जो है ये आपका संकीर्तन हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। संकीर्तन को गाइस यहाँ से एक प्रश्न बनता है संकीर्तन से। संकीर्तन से पूछा जाता है कि यूनेस्को की मानवता की अमूर्त संस्कृति में से कब शामिल किया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 2013 में जो है गाइस याद रखिएगा, 2013 में जो है गाइस याद रखिएगा यूनेस्को के जो है यूनेस्को के अमूर्त धरोहर में से कब शामिल किया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे गलत लिखा गया, मैं ठीक कर देती हूँ। तो याद रखिएगा गाइस, इसे जो है यूनेस्को के अमूर्त धरोहर में से कब शामिल किया गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। यूनेस्को के अमूर्त धरोहर में जैसे शामिल किया गया है, अमूर्त संस्कृति में इसे जो शामिल किया गया है, ये कब किया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, यूनेस्को के अमूर्त धरोहर में इसे शामिल किया गया, 2013 में इसे शामिल किया गया, ये अभी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, 2013 में। उसके बाद बात करते हैं गाइस, मणिपुरी नृत्य जो है ये किस राज्य की गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। मणिपुरी नृत्य जो है ये मणिपुर की, ये आपको ध्यान रखना है। मणिपुरी नृत्य जो है ये किस राज्य की, ये मणिपुर की है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है गाइस कि ये जो है ये किस पर आधारित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। राधा कृष्ण की लीलाओं पर आधारित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो है ये किस पे आधारित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। राधा और जो है गाइस याद रखिएगा, राधा कृष्ण की लीलाओं पर आधारित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि मणिपुर नृत्य जो है ये किनकी लीलाओं पर आधारित है या किस पे आधारित है निम्नलिखित में से, तो याद रखिएगा राधा कृष्ण की लीलाओं पर जो है ये आधारित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि किस तुगलक शासक ने धार के किले का निर्माण करवाया था। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक ने, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक ने, ऑप्शन सी महमूद तुगलक ने, या ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक ने। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। महमूद तुगलक ने जो गाइस याद रखिएगा धार के किले का निर्माण करवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि धार के किले का निर्माण जो है ये कब करवाया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। धार के किले का निर्माण जो है इसने करवाया था गाइस याद रखिएगा, 1344 ईस्वी में जो है इसने निर्माण करवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें इसका निर्माण जो है ये कब करवाया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, 1344 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। और याद रखिएगा धार का किला जो है ये आपका किस राज्य में है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। धार का किला जो है ये आपका किस राज्य में, तो मध्य प्रदेश में, ये आपको ध्यान रखना है। धार का किला जो है ये आपका किस राज्य में है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। धार का किला जो है ये आपके मध्य प्रदेश में, ये आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये मध्य प्रदेश के जो है मालवा नगर में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश के कौन से नगर में है, तो ये आपको ध्यान रखना है। धार का किला जो है ये मध्य प्रदेश के मालवा नगर में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं गाइस, महमूद तुगलक जो है गाइस याद रखिएगा, ये जो है ये किस वंश का था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये तो तुगलक वंश से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। ये किस वंश से था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। दिल्ली सल्तनत में जो तुगलक वंश था गाइस याद रखिएगा, तुगलक वंश में है था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके जो है गाइस याद रखिएगा, महमूद तुगलक के जो है शासन काल की अगर हम बात करें कि इसका जो है शासन काल कब से कब तक था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। महमूद तुगलक का जो शासन काल था वो था 1395 से 1414 तक। इसका जो है शासन काल कब से कब तक था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। 1395 से लेकर 1414 तक तो जो है गाइस याद रखिएगा ये जो है शासन काल था, ये आपको ध्यान रखना है महमूद तुगलक। और याद रखिएगा ये तुगलक वंश का जो गाइस याद रखिएगा, महमूद तुगलक जो था ये तुगलक वंश का जो गाइस याद रखिएगा अंतिम सुल्तान था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये तुगलक वंश का जो है गाइस याद रखिएगा अंतिम सुल्तान कौन था, तो याद रखिएगा तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान जो है गाइस याद रखिएगा ये कौन था, सुल्तान जो है गाइस याद रखिएगा ये कौन था, तो तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान जो था ये था महमूद तुगलक, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भरतनाट्यम और ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से कौन किस नाटक का संबंध है। तो आपके ऑप्शन है सोनल मानसिंह का, ऑप्शन बी शोभा नायडू का, ऑप्शन सी सितारा देवी का, या ऑप्शन डी यामिनी कृष्णमूर्ति का। तो गाइस सबसे पहले अगर हम बात करते हैं गाइस सोनल मानसिंह का जो है ये आपको ध्यान रखना, भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों नृत्य से संबंधित है। सोनल मानसिंह जो है ये भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है सोनल मानसिंह बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से जितना भी फैक्ट लिखा है आपको ध्यान रखना है। ये भरतनाट्यम से भी संबंधित है गाइस, और ये याद रखिएगा ये ओडिसी से संबंधित है, यानी कि ये दोनों नृत्य से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सोनल मानसिंह के बारे में, तो याद रखिएगा इन्हें जो है
संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। इन्हें जो है गाइस याद रखिएगा, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है कब मिला था, तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है सोनल मानसिंह से, तो याद रखिएगा। इन्हें जो है गाइस याद रखिएगा, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो मिला था, ये कब मिला था, तो 2000 जो है 1987 में जो है गाइस याद रखिएगा। इन्हें जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो इन्हें कब मिला था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। इन्हें जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो मिला था गाइस याद रखिएगा, कब मिला था, 1987 में गाइस याद रखिएगा, 1987 में इन्हें मिला था संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा जो है इन्हें मिला था संगीत नाटक अकादमी जो है गाइस याद रखिएगा फेलोशिप पुरस्कार भी इन्हें मिला है, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप पुरस्कार भी इन्हें मिला है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप पुरस्कार जो है इन्हें कब मिलेगा, इस तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सोनल मानसिंह को जो है मिला था 2018 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये कब मिला था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 2018 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद गाइस याद रखिएगा, इन्हें जो है कालिदास सम्मान भी मिला हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सोनल मानसिंह को जो है गाइस याद रखिएगा, इन्हें जो है कौन सा सम्मान मिला है, तो याद रखिएगा सोनल मानसिंह को जो है गाइस याद रखिएगा, इन्हें जो है कालिदास सम्मान भी मिला है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सोनल मानसिंह को कालिदास सम्मान जो है ये कब मिला है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इन्हें जो है कालिदास सम्मान जो मिला है, ये 2000 जो है 6 में मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इन्हें कालिदास सम्मान कब मिला है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 2006 में जो है इन्हें कालिदास सम्मान मिला है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं शोभा नायडू, शोभा नायडू जो है ये कौन सी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो याद रखिएगा शोभा नायडू जो है ये कुचिपुड़ी से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। शोभा नायडू जो है ये कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, कुचिपुड़ी से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। सितारा देवी जो है ये किससे संबंधित, कथक से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। सितारा देवी का संबंध जो है ये किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सितारा देवी जो संबंधित है ये कथक से संबंधित है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं यामिनी कृष्णमूर्ति की गाइस, तो ये आपको याद रखना है। यामिनी कृष्णमूर्ति जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये भरतनाट्यम से भी संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है यामिनी कृष्णमूर्ति जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है भरतनाट्यम से भी संबंधित है। उसके अलावा आपको याद रखना और किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भरतनाट्यम से भी संबंधित है और ये जो है कुचिपुड़ी से भी संबंधित है। तो ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब दो नृत्य से जुड़े होते हैं तो वो प्रश्न बहुत चांसेस बनते हैं, तो याद रखिएगा कुचिपुड़ी से और भरतनाट्यम से यामिनी कृष्णमूर्ति संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी है जो एकमात्र बारहमासी नदी है, यानी बारहमासी नदी कौन सी है जो कि प्रायद्वीपीय भारत यानी कि दक्षिण भारत की है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कावेरी नदी, ऑप्शन बी गोदावरी नदी, ऑप्शन सी भीमा नदी या ऑप्शन डी कृष्णा नदी। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कावेरी नदी जो है याद रखिएगा दक्षिण भारत की एक ऐसी नदी है जो कि बारहमासी नदी है। कावेरी नदी की अगर हम बात करें गाइस, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कावेरी नदी का जो है उद्गम जो है ये कहाँ से होता है गाइस, तो ये बहुत बार पूछा भी जाता है एग्जाम में कि कावेरी नदी का जो है उद्गम स्थल कहाँ से है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कावेरी नदी का जो उद्गम होता है गाइस ये आपको ध्यान रखना है बरमगिरी की पहाड़ी से जो है गाइस याद रखिएगा। कावेरी नदी का जो उद्गम है ये कहाँ से होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। बरमगिरी पहाड़ी से जो है गाइस याद रखिएगा, ये जो है इसका उद्गम जो है ये कहाँ से होता है, बरमगिरी पहाड़ी से जो है इसका उद्गम होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि गाइस इसका उद्गम जो होता है ये कहाँ से होता है, तो इसको सही से लिख लीजिएगा। इसका जो उद्गम होता है गाइस याद रखिएगा बरमगिरी के पहाड़ी से होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करते हैं कभी कभी जो है कावेरी नदी की जो है गाइस याद रखिएगा लंबाई भी पूछी जाती है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा कावेरी नदी की जो है ये लंबाई कितनी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 800 किलोमीटर जो है ये लंबाई, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो है कितना किलोमीटर लंबा है, 800 किलोमीटर लंबा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस कि ये जो है ये आपको याद रखना है, इसे जो है गाइस याद रखिएगा दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कावेरी नदी को जो है गाइस याद रखिएगा इसे जो है दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दक्षिण गंगा जो है किसे कहा जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। दक्षिण गंगा भी इसे जो है कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दक्षिण गंगा कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर इस बात करें कि कावेरी नदी की कुछ जो है सहायक नदियां हैं, तो अगर हम बात करते हैं कावेरी नदी की जगह याद रखिएगा सहायक नदियों के
बारे में, तो ये आपको ध्यान रखना है। कावेरी नदी की जो है गाइस याद रखिएगा सहायक नदी जो है कौन-कौन सी है गाइस, तो यहाँ पे मैं जितना भी लिखा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। कावेरी नदी की सहायक नदियों में सबसे पहले याद रखिएगा कौन-कौन सी है, तो याद रखिएगा हेमवती जो है, याद रखिएगा कावेरी नदी की सहायक नदी ये आपको ध्यान रखना है। हेमवती जो है ये कावेरी नदी की सहायक नदी ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर बात करें तो कौन सा हो गया गाइस, सिमसा, सिमसा जो है ये इसकी सहायक नदी है, आपको ध्यान रखना है। सिमसा जो है गाइस याद रखिएगा इसकी सहायक नदी है कावेरी की, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा याद रखिएगा भवानी, भवानी जो है गाइस याद रखिएगा ये भी जो है कावेरी नदी की सहायक नदी है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं गाइस कावेरी नदी के बारे में, एक पॉइंट आपको और याद रखना है गाइस, याद रखिएगा ये जो है गाइस कैसे बहती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो है सबसे पहले जो है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी जो है गाइस याद रखिएगा ये जो है कर्नाटक में सबसे पहले जो इसका बहाव होता है, कर्नाटक होते हुए फिर कहाँ जाती है, कर्नाटक होते हुए गाइस याद रखिएगा ये तमिलनाडु में जाती है। कर्नाटक होते हुए ये कहाँ जाती है, कर्नाटक होते हुए जो है गाइस याद रखिएगा ये तमिलनाडु में जाती है, और तमिलनाडु के बाद जो है ये कहाँ जाती है गाइस, तो याद रखिएगा उसके बाद जो है ये नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये नदी जो है बंगाल की खाड़ी से जो है ये मिल जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कोशिका की खोज किस वर्ष हुई थी, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1534 में, ऑप्शन बी 1632 में, ऑप्शन सी 1701 में, या ऑप्शन डी 1665 में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोशिका की खोज जो है ये कब हुई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कोशिका की खोज जो है ये 1665 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि कोशिका की खोज जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कोशिका की जो खोज की थी आपको ध्यान रखना किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने जो है गाइस याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक ने जो है गाइस याद रखिएगा कोशिका की खोज की थी, ये आपको ध्यान रखना है। रॉबर्ट रॉबर्ट हुक ने जो है गाइस याद रखिएगा ये जो है कोशिका की खोज जो है ये किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिका की खोज की। और याद रखिएगा ये जो है कोशिका जो थी ये कैसी थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो थी गाइस याद रखिएगा रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी, ये जो है गाइस याद रखिएगा मृत कोशिका की खोज जो है किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने जो खोज की थी ये मृत कोशिका की खोज की थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस कि जीवित कोशिका की खोज जो है गाइस, अगर हम बात करें कि जीवित कोशिका की खोज जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं जीवित कोशिका की खोज जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। जीवित कोशिका की खोज जो की थी ये लीवेनहॉक ने जो है जीवित कोशिका की खोज की थी। जीवित कोशिका की खोज जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ल्यूवेनहॉक ने जो है गाइस याद रखिएगा ल्यूवेनहॉक ने जो है ये आपको ध्यान रखना है। ल्यूवेनहॉक ने जो है ये किसकी खोज की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ल्यूवेनहॉक ने जो है गाइस याद रखिएगा जीवित कोशिका की खोज की थी। और याद रखिएगा लीवेनहॉक ने जो है गाइस याद रखिएगा इसकी खोज जो है ये कब की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी खोज जो है 1674 में की थी, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी खोज जो है कब की थी, जीवित कोशिका की खोज लीवेनहॉक ने की थी, और कब की थी 1674 में, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं गाइस कि कोशिका की जो है गाइस याद रखिएगा यहाँ पे अगर हम बात करें कि कोशिका के जो है गाइस याद रखिएगा अध्ययन को क्या कहते हैं गाइस, तो ये भी पूछा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा कोशिका के जो है गाइस याद रखिएगा कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। कोशिका के अध्ययन को जो है गाइस याद रखिएगा साइटोलॉजी जो है इसके अध्ययन को कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को जो है गाइस याद रखिएगा क्या कहते हैं, तो कोशिका के अध्ययन को जो है गाइस याद रखिएगा साइटोलॉजी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग की स्थापना से संबंधित है, तो आपके ऑप्शन ऑप्शन है अनुच्छेद 148, ऑप्शन बी अनुच्छेद 342, ऑप्शन सी अनुच्छेद 280, या ऑप्शन सी अनुच्छेद 324 होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 324 जगह याद रखिएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है भारत के चुनाव आयोग की स्थापना से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 148 जो है ये किससे संबंधित है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित जो है ये कौन सा अनुच्छेद है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत के नियंत्रक की आपको ध्यान रखना है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित जो है ये कौन सा अनुच्छेद है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से जो संबंधित है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से जो संबंधित है ये कौन सा अनुच्छेद है, ये है आपका 148।
महालेखा परीक्षक से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो ये आपको ध्यान रखना है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक से जो संबंधित है ये अनुच्छेद 148 है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 342 में जो है ये क्या है, तो ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद 342 में जो है ये अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये अनुच्छेद जो है ये किससे संबंधित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। ये अनुसूचित जनजाति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अनुसूचित जनजाति से संबंधित जो है ये आपको ध्यान रखना है, जो है अनुच्छेद जो है 342 है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करते हैं वित्त आयोग के गठन का प्रावधान जो है ये किसमें है, इससे आपको याद रखना है। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान जो है ये अनुच्छेद 280 में आपको ध्यान रखना है। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान जो है किसमें है, इससे आपको ध्यान रखना है। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान जो है ये किसमें है, इससे आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 280 में जो है वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 जो है ये आपके भारत के चुनाव आयोग की स्थापना से संबंधित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। इस क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा इनमें से किस स्थान पर स्थित है? तो आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में, या ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। तो अगर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में जो है देखिएगा स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा, ये आपको ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें, आंध्र प्रदेश में जो है ये कौन सा हवाई अड्डा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। विजयवाड़ा हवाई अड्डा जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। विजयवाड़ा हवाई अड्डा जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है। विजयवाड़ा हवाई अड्डा जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। विजयवाड़ा हवाई अड्डा जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो विजयवाड़ा हवाई अड्डा जो है ये कहाँ है, विजयवाड़ा हवाई अड्डा जो है ये आंध्र प्रदेश में, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, तो उत्तर प्रदेश में जो है देखिएगा ये आपका जो है दो है, लेकिन सबसे पहले आपको याद रखना है चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। चौधरी चरण सिंह जो है गाइस, याद रखिएगा चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा जो है ये आपका कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा जो है ये उत्तर प्रदेश में, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा एक आप लिख लीजिएगा, जगह नहीं है तो मैं बोल लेती हूँ, जो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो कहाँ है, वो भी उत्तर प्रदेश में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में जो है ये कौन सा है गाइस, तो ये देखिएगा औरंगाबाद हवाई अड्डा जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। औरंगाबाद हवाई अड्डा जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। औरंगाबाद हवाई अड्डा जो है ये महाराष्ट्र में, ये आपको ध्यान रखना है। औरंगाबाद हवाई अड्डा जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। औरंगाबाद हवाई अड्डा जो है ये महाराष्ट्र में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। इस क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, यानी सूची 1 दिया हुआ है और सूची 2 में सम्मिलित करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो है आपको जो है भौतिक राशि दी हुई है। इस साइड सूची 1 में जो है आपका भौतिक राशि है। ठीक है, सूची 1 में जो है ये आपका क्या है, इससे आपको ध्यान रखना है। सूची 1 में जो है ये आपका भौतिक राशि है, और जो है सूची 2 में जो है ये आपका क्या दिया हुआ है, सूची 2 में जो है मात्रक दिया हुआ है, तो इसको मिलान करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं गाइस, कि अगर हम बात करते हैं कि वेग वेग का जो है एसआई मात्रक क्या होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। वेग का जो एसआई मात्रक होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। मीटर प्रति सेकंड जो है ये वेग का एसआई मात्रक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं आवृत्ति का एसआई मात्रक जो है ये क्या होता है, आवृत्ति का एसआई मात्रक जो होता है वो हर्ट्ज होता है। तो मैं यहाँ पे लिखते जाती हूँ। अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर हम बात करें, जो है ए का जो है ये क्या हो जाएगा, ए का जो है 2 हो जाएगा। उसके बाद बी का जो है ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं दाब दाब का जो है एसआई मात्रक क्या होता है guys, तो ये आपको ध्यान रखना है। दाब का जो एसआई मात्रक होता है ये पास्कल होता है। और याद रखिएगा, जो ऊर्जा हो गया या फिर कार्य का जो ऐसे मात्रक हो गया, ऊर्जा और कार्य का ऐसे मात्रक जो हो गया, ये क्या हो गया अगर से आपको ध्यान रखना है, ये हो गया जूल हो गया। ठीक है, ऊर्जा और कार्य का ऐसे मात्रक क्या हो गया, जूल हो गया। तो यहाँ पे हो गया 2 4 और 3। दाब का जैसे मात्रक क्या होता है, पास्कल, यानी कि 2 4, उसके बाद याद रखिएगा 3, और जो है ऊर्जा का क्या होता है 1। तो ये हो गया, इस तरीके से जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो है इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। इस क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है कि महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? तो आपके ऑप्शन है अलबरूनी, ऑप्शन बी बैहाकी, ऑप्शन सी उतवी, या ऑप्शन डी फिरदौसी। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फिरदौसी जो है गाइस याद रखिएगा, ये जो है महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में शामिल नहीं था। अलबरूनी की अगर हम बात करें तो इनकी जो है सबसे इम्पोर्टेंट पुस्तक है वो कौन सी पुस्तक है गाइस,
तो ये आपको ध्यान रखना है। किताबुल हिंद के लेखक जो है ये कौन है गाइस? तो अल-बुरूनी ने जो है किस पुस्तक की रचना रचना की है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। किताबुल हिंद के लेखक जो है ये कौन है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। किताबुल हिंद के लेखक जो है ये अल-बुरूनी है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं वैहाकी, वैहाकी जो है इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो ये आपको याद रखना है। तारीखें, तारीखें युक्तगीन की पुस्तक जो है ये लेखक कौन है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। तारीख जो ये कैसे याद रखिएगा, ये सब महमूद गजनवी के हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको क्या याद रखना है गाइस कि तारीखें, तारीखें जो है गाइस याद रखिएगा सुयुक्त गीन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तारीखें सुयुक्त गीन के जो है गाइस याद रखिएगा। तारीखें सुयुक्त गीन के जो है लेखक कौन है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये है वैहाकी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर बात करें उद्वी, उद्वी ने जो है ये किस पुस्तक की रचना की है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। तारीखें यामिनी जो है ये पुस्तक के लेखक कौन है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। तारीखें यामिनी पुस्तक के लेखक जो है ये कौन है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। तारीखें यामिनी पुस्तक के लेखक जो है ये उद्वी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तारीखें यामिनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपको ध्यान रखना है। तारीखें यामिनी पुस्तक के लेखक जो है ये उद्वी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब याद करिएगा, ठीक है। और फिरदौसी जो है ये तो नहीं थे, लेकिन इनकी भी पुस्तक है जो कि है शाहनामा के लेखक कौन है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। शाहनामा जो है ये फिरदौसी ने लिखा था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये था। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि नील दर्पण नाटक की विषय वस्तु क्या थी? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए साधुओं पर हुए अत्याचार, ऑप्शन बी जमींदारों द्वारा निम्न जाति के विरुद्ध अत्याचार, या ऑप्शन डी कृषकों पर हुए अत्याचार, या ऑप्शन डी ठेकेदारों के विरुद्ध चलाया गया आंदोलन। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन जो है सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नील दर्पण जो है ये कृषकों पर हुए अत्याचार किसकी विषय वस्तु थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें गाइस कि इसकी जो है गाइस देखिएगा नील दर्पण की जो है ये रचना जो है ये किसने की थी गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है नील दर्पण की रचना जो है 1859 में जो है गाइस देखिएगा 1859 में जो है ये किसने की थी गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। 1859 में जो है ये दीन बंधु, ये आपको ध्यान रखना है, दीन बंधु मित्र ने जो है इसकी रचना की थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है? तो आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 19 सी में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 18 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17 में, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 19 के ए में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, डी इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 19 के ए में जो है गाइस याद रखिएगा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। उसके बाद अगर हम बात करें गाइस कि आपको ध्यान रखना है संघ निर्माण का जो है ये किसमें है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। संघ निर्माण का जो है गाइस याद रखिएगा, संघ निर्माण का जो है ये किसमें गाइस? तो याद रखिएगा संघ निर्माण का जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है 19 के सी में है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 17 में जो है ये क्या है? तो अस्पृश्यता का अंत जो है ये किसमें है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है गाइस याद रखिएगा ये जो है ये किसमें है? तो यानी कि छुआछूत से जो संबंधित है, यानी कि ये जो है कौन सा अनुच्छेद है? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है ये कौन सा है? तो अनुच्छेद जो है गाइस ये देखिएगा 17 जो है ये आपको ध्यान रखना है। अस्पृश्यता का अंत जो है ये किसमें है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 17 में, ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 18 में जो है ये क्या है गाइस? तो याद रखिएगा उपाधियों का अंत जो है ये किसमें है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। उपाधियों का अंत जो है गाइस याद रखिएगा उपाधियों का अंत जो है ये किसमें है? तो उपाधियों का अंत जो है अनुच्छेद 18 में है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का प्राथमिक कारण क्या था? तो आपके ऑप्शन ए टीपू की शक्ति को पूरी तरह से नष्ट करने के उद्देश्य से अंग्रेजों का मैसूर पर आक्रमण था, या ऑप्शन बी मद्रास में ब्रिटिश क्षेत्रों पर टीपू का आक्रमण था, या ऑप्शन सी अंग्रेजों के सहयोगी हैदराबाद पर टीपू का आक्रमण था, या ऑप्शन डी टीपू के विरुद्ध निजाम और अंग्रेजों के मध्य सहसंबंध था। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। टीपू की शक्ति को पूरी तरह से नष्ट करने के उद्देश्य से अंग्रेजों का मैसूर पर आक्रमण था, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि किस ग्रह की अधिकतम संख्या में उपग्रह है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए शनि, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शुक्र, या ऑप्शन डी बुध। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ए इज द करेक्ट आंसर। शनि के जो है सबसे ज्यादा उपग्रह है। अगर हम बात करें कि शनि के जो है गाइस देखिएगा, शनि के जो है गाइस देखिएगा अगर हम उपग्रह की बात करें तो शनि के उपग्रह जो कौन है, जो कि मैं अभी पिछले भी पढ़ाई हूँ कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो कौन सा टाइटन है। लेकिन अगर इसके
उपग्रह की बात करें तो कितना है 146 जो है इसके उपग्रह है। और जो है गाइस याद रखिएगा, मैं दोबारा लिख दे रही हूँ कि सबसे बड़ा जो है गाइस याद रखिएगा, सबसे बड़ा जो है गाइस याद रखिएगा उपग्रह कौन सा है, तो याद रखिएगा सबसे बड़ा उपग्रह जो है गाइस याद रखिएगा ये कौन सा है, तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह जो है ये टाइटन है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भी मैं लिखाई हूँ, जो कि मैं अभी जस्ट मेरा क्वेश्चन भी था, तो ये आपको ध्यान रखना है। टाइटन जो है इसका सबसे बड़ा उपग्रह है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस, शुक्र का जो है कोई भी उपग्रह नहीं होता है, यानी अगर हम इसके उपग्रह की बात करें, शुक्र का उपग्रह जो होता है ये नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। बुध का भी उपग्रह नहीं होता है। मंगल का जो है ये कितने उपग्रह होते हैं, मंगल के जो है 2 उपग्रह होते हैं। इसमें अगर हम बात करें 2 उपग्रह का नाम क्या है, तो फोबोस और डिमोस, ठीक है। मंगल का जो है ये पूछा जाता है 2 उपग्रह जो है ये कौन सा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मंगल का जो है आपको याद रखना है फोबोस होता है, और दूसरा जो है ये कौन सा होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, दूसरा जो है फोबोस है, और दूसरा को याद रखना है डिमोस है, ठीक है। ये मंगल के उपग्रह है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बृहस्पति का उपग्रह जो है ये कितना है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। बृहस्पति का उपग्रह जो है ये 92 है, ये आपको ध्यान रखना है। बृहस्पति का उपग्रह कितना है, तो बृहस्पति का उपग्रह जो है गाइस याद रखिएगा ये कितना है, तो बृहस्पति का उपग्रह जो है गाइस याद रखिएगा 92 जो है ये बृहस्पति का उपग्रह है, जिसमें मैं पहले भी बताया कि बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह गैमीमेड है, जो कि गाइस याद रखिएगा ये जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो गाइस आपका आरआरबी एनटीपीसी 2024 का जीके का प्रीवियस ईयर सेट जो है ये कंप्लीट होता है, जो सेट 57 है ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे जरूर पूछ सकते हैं, मुझको जरूर क्लियर आउट करने की कोशिश करूंगी। एंड प्लीज गाइस नोट बना लीजिएगा, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी समझ में आया या आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो प्लीज गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद।